अगर आपके घर कोई एक मेहमान आता है तो आप एक ग्लास मिल्क शेक बनाते हो उसमें चॉकलेट और चीनी डालकर। लेकिन अगर मेहमान बढ़ जाए तो आप वही शेक इक्वल मात्रा में चॉकलेट और चीनी डालकर बनाते हो। अब आप सोच रहे होंगे, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में ये मिल्क और लस्सी का कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया। जी हाँ, इसका बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. पुराने समय से ही भारतीय और ग्रीक फिलोसोफर्स वो हमेशा सोचते रहते थे इन चीज़ों के भीतर में कौन सी चीज़ छुपी होगी। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। किसी भी चीज़ की स्मॉलेस्ट इकाई या फिर उसके सबसे छोटे कण के बारे में इन्होंने बहुत सोचा। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनड postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. हमारे एक महर्षि जिनका नाम कनड था, उन्होंने एक आम धारणा हमारे सामने प्रस्तुत की कि अगर हम किसी चीज़ को उसको तोड़ते तोड़ते उसके एकदम छोटे से इकाई तक अगर पहुंचते हैं तो हमें उसका जो सबसे छोटा वाला जो अणु मिलेगा। अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल, जिसके पश्चात और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने इस पार्टिकल को परमाणु का नाम दिया। Another Indian philosopher, Pakhuda Katyayama, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form, which gives us various forms of matter. इनके मुताबिक कोई भी सामान वो किसी एक या एक से ज़्यादा तरह के अणुओं से मिलकर बनता है और हमें अलग अलग तरह के सामानों के रूप में वह दिखता है। Around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. कुछ इसी समय के दौरान की बात है। एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उन्होंने ऐसी धारणा रखी कि अगर हम किसी चीज़ को एकदम उसके छोटे पार्ट में बांटते जाए तो एक ऐसी अवस्था आएगी, ए स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जो कि उसके और छोटे हिस्सों में बांटा नहीं जा सकेगा। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स। डेमोक्रिटस ने इन अणुओं को या सूक्ष्म पदार्थों को एटम्स का नाम दिया। All this was based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. लेकिन इन सब तथ्यों के पीछे कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं था। By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds. 18th सेंचुरी के अंत के दौरान वैज्ञानिकों ने यह पाया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होते हैं, एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन finding out how and why
एलिमेंट्स कंबाइन, और उनके मन में यह जिज्ञासा जागी कि कैसे ये एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जुड़कर हमें एक नए पदार्थ देते हैं, और वो जब जुड़ते हैं तो कैसी चीज़ें फॉर्म होते हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ धारणाएं रखी। एंटोनी एल लेवोजियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. एंटोनी एल लेवोजियर ने केमिकल साइंस में अपने दो लॉज के ज़रिए इस अणुओं के बारे में दो अवधारणाएं रखी। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। The following two laws of chemical combination were established after much experiments by Lavoisier and Joseph L. Proust. लेवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसके बाद उन्होंने दो लॉज ऑफ कंजर्वेशन रखी। दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे सामने रखी। पहला, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। उनके मुताबिक क्या कोई केमिकल चेंज होने से किसी पदार्थ में उसके मास में कोई बदलाव आता है क्या? जैसे एलिमेंट ए जब एलिमेंट बी से मिलता है तो कंपाउंड सी बनता है। आपको याद तो होगा चैप्टर की शुरुआत में हमने जो मिल्क शेक की बात की थी, वहाँ पे मिल्क के साथ में जब ये दो कंपोनेंट्स मिलते हैं तो एक नया कंपोनेंट सी बनता है, लेकिन उसमें कोई भी नया पदार्थ बनने के कारण पुराना पदार्थ गायब नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ना तो कोई भी नई चीज़ बनाई जा सकती है, ना ही उसको नष्ट की जा सकती है। जो जिस फॉर्म में है वो उसका मास उतना ही रहेगा। और अगर आपको सेम टेस्ट की लस्सी या फिर मिल्क शेक और बनानी है मेहमान के बढ़ने पे, तो आपको अगर उसके टेस्ट में बदलाव नहीं चाहिए तो आपको मिल्क, चॉकलेट और शक्कर सभी इक्वल प्रोपोर्शनेट में ही मिलानी पड़ेगी, तभी उसके टेस्ट सेम रहेंगे, अदरवाइज उसके टेस्ट में बदलाव आ सकती है। Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Laws of conservation of mass ये बताता है कि मास ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। Laws of constant proportions. Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements. Lavoisier और भी अन्य वैज्ञानिकों को यह पता चला कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, वो दो या उससे अधिक तरह के उसी तरह के कंपाउंड से या फिर एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बने हैं, और उनके किसी भी हिस्से को अगर हम चेक करें तो उसमें उन एलिमेंट्स की जो मात्रा है वो बराबर मिलती है। मतलब अगर हमने एक चम्मच दूध उठाया या फिर पानी उठाया तो उसमें पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो उस चम्मच में उस पानी के अंदर मिली है, वही रेशियो में हमें फिर से अगर दोबारा दूसरे चम्मच में पानी उठाएंगे उसमें भी वही मात्रा में मिलेगी। मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में हर जगह आपको पाए मिलेंगे। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। वही चीज़ जो मैंने आप लोग को बताई वो यहाँ पे बताया गया है कि आप कहीं से भी पानी इकट्ठा करो
उसमें हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये 1:8 के रेशियो में ही आपको मिलेगी। Thus, if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, अर्थात अगर हम 9 ग्राम पानी को तोड़ते हैं तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 14:3। इसी तरह से अगर आप एमोनिया को तोड़ोगे तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14 और 3 के रेशियो में मिलेगी। Whatever the method or the source from which it is obtained, this led to the law of constant proportions, और यही धारणा को law of constant proportions कहा गया है, which is also known as the law of definite proportion. This law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. Proust के द्वारा भी यही कहा गया कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लो, वहाँ पे एलिमेंट हमेशा आपको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलेंगे। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanations of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. John Dalton ने हमें एक आम थ्योरी दी है एक मैटर के प्रवृत्ति के ऊपर या फिर नेचर के ऊपर। Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. Dalton ने कोई भी चीज़ को उसके सूक्ष्म हिस्सों में या फिर एकदम छोटे से छोटे इकाई में बांटने की बात करी। He took the name atoms as given by the Greek and said that the smallest particles of matter are atoms. उन्होंने यह नाम ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा जो सजेस्ट किया हुआ नाम था एटम्स, उसी को चूज किया। His theory was based on the laws of chemical combination. उनकी भी थ्योरी जो थी वो केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर ही निर्धारित थी। Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion. उनकी भी जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर ही निर्धारित थी। According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. Dalton atomic theory के मुताबिक हर पदार्थ, चाहे वो एलिमेंट से बना हो या कंपाउंड से या फिर मिक्सचर से, वह एक सूक्ष्म इकाई से ही मिलकर बना है, जिससे कि हम एटॉम कहते हैं। The postulate of this theory may be stated as follows. और कुछ अवधारणाएं या फिर कुछ मान्यता वाली बातें यहाँ दी गई है, जैसे कि all matter is made of very tiny particles called atoms. हर पदार्थ वो एक सूक्ष्म अणु से मिलकर बना है जिसे कि एटॉम्स कहा जाता है। Which participate in chemical reactions. और यही इकाइयाँ केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, और यही जब एक इकाई या एक एटॉम किसी एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ के एटॉम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड से जुड़ती है तो वो अलग अलग तरह के पदार्थ बनाते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, और इनको हम और तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई होती है। ना इन्हें बनाया जा सकता है और ना इन्हें नष्ट किया जा सकता है। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. कोई भी पदार्थ की जो एटॉम है उसकी जो मास है वो हमेशा हर जगह आपको सेम मिलेगी, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब अगर वो एसिडिक है तो वो एसिडिक ही रहेगी, बेसिक है तो वो बेसिक ही रहेगी। उसकी जो जब तक उसमें कोई रिएक्शन नहीं करवाया जाता है तब तक उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमेशा आपको सेम मिलेगी हर जगह।
Atoms of different elements have different masses and chemical properties. अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मासेस होंगे और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी. ये तो होना ही है, नहीं तो हम लोग उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे. Atoms combine in the ratio of small whole numbers. Atoms बहुत ही छोटे छोटे इकाइयों में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करती है और एक नए कंपाउंड बनाती है. वो कभी डेसिमल्स में किसी एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं करती है. वो अपने नेचुरल नंबर्स मतलब पूरे हिस्से में, मतलब एक पूरा एटम ही दूसरे एटम के साथ में वो रिएक्ट करेगा. अगर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से वहाँ दूसरे एलिमेंट्स मौजूद नहीं है तो वहाँ रिएक्शन होना संभव नहीं है. The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. और उनका जो रिलेटिव नंबर है, क्योंकि एग्जैक्ट न्यूमेरिकली तो उनको डिफाइन नहीं किया जा सका है, तो रिलेटिव नंबर जो है और वो जो जिस तरह के वो एटम्स हैं वो हमेशा आपको हर जगह सेम ही मिलेंगे और उसी इकाई में मिलेंगे. What is an atom? Have you ever observed a mason building walls? From these walls, a room and then a collection of rooms to form a building. What is the building block of huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atoms. एक एटम क्या होता है? अगर आप किसी बिल्डिंग को देखो तो उसकी सबसे छोटी इकाई एक ईंट होती है, और अगर आप चींटी के घर को देखो तो उसके घर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो एक सैंड ग्रेन होती है. इसी तरह से कोई भी पदार्थ एक छोटी सी इकाई से बनी होती है या फिर उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे एटम कहते हैं. How big are atoms? Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. Atoms बहुत ही छोटे होते हैं. वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. More than a millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper. जब millions of atoms जुड़ते हैं तब जाके सिर्फ एक पतली सी लेयर बनती है, एक कागज जैसी पतली लेयर बनती है. We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? हम सोच सकते हैं ऐसा कि जब यह इतने छोटे होते हैं तो हमें इनके बारे में सोचने की इतनी ज़रूरत क्या है. This is because our entire world is made up of atoms. तो इसके पीछे यह इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, इन्हीं से हर एक चीज़ दुनिया की बनी है, इसीलिए इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है. We may not be able to see them, चाहे हम उन्हें देख ना सकें, but they are there, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद होते हैं. But they are there and constantly affecting whatever we do. हम जो भी काम करें उसमें उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है. Through modern techniques, we can now produce magnified images of surfaces of elements showing atoms. और आज वह तकनीक हमारे पास अवेलेबल है जिससे कि हम उनको देख सकते हैं, उनके अणुओं को, जो कि आँखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन उनको हम माइक्रोस्कोप्स की मदद से उनको देख सकते हैं. What are the modern day symbols of atoms of different elements? Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. Dalton ने इन एलिमेंट्स को नामांकन या फिर उनको नाम देने की बात सोची. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. जब वह किसी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनके हिसाब से उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी के बारे में वह बात कर रहे होते हैं.
दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, अर्थात उसके एक एटम के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। Berzelius suggested that the symbol of elements be made from one or two letters. Berzelius ने ऐसा सजेस्ट किया कि क्यों ना हम इन एलिमेंट्स का नाम एक या दो लेटर्स से ही रखें, ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, जिस नाम से वो जाने जाते हैं उन्हीं के एक या दो लेटर से हम उनका नाम रखें। In the beginning, the names of elements were divided from the name of the place where derived from the name of the place where they were found for the first time. सबसे पहले तो उनका नाम वो जिस जगह पाए गए उन जगहों के नामों के ऊपर उनका नाम रखा गया। जैसे कि कॉपर was taken from Cyprus, साइप्रस के नाम से कॉपर का नाम रखा गया। Some names were taken from specific colors. कुछ नामों को उनके रंगों के आधार पर नामांकित किया गया। For example, gold was taken from the English word meaning yellow. जैसे कि गोल्ड सोने को उसके इंग्लिश वर्ड येलो से नामांकित किया गया। Nowadays, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, is an international scientific organization which approves names of them. आज के दिन IUPAC ही जो भी नए एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका नामांकन करने के लिए निर्भर या फिर वो हमें उनका नाम सजेस्ट करती है। सिंबल्स एंड यूनिट्स ये भी उन्हीं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। Many of the symbols are the first one or two letters of the element's name in English. ज़्यादातर सिंबल इन एलिमेंट्स के नामों के पहले लेटर और उनमें उस शब्द के किसी दूसरे लेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है। The first letter of a symbol is always written as a capital letter and the second letter as a small lowercase. पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और बाकी जो लेटर होता है उसको स्मॉल या फिर लोअर केस में लिखा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन में H, एल्युमिनियम में Al, कोबाल्ट में CO. Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter, कुछ appearing later in the name. कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिसके नाम उनके फर्स्ट लेटर और उस शब्द में कोई भी एक दूसरे लेटर्स को मिलाकर बनाया गया। जैसे क्लोरीन में C और L, जिंक में Z और N. Other symbols have been taken from the names of elements in Latin. दूसरे सिंबल्स अलग भाषाओं से भी ली गई हैं, जैसे लैटिन, जर्मन, ग्रीक। फॉर एग्जाम्पल, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। जैसे कि आयरन का लैटिन नेम फेरम होता है, उस भाषा से इसका सिंबॉलिक नेम रखा गया है Fe. सोडियम इज Na फ्रॉम natrium, potassium is K from kalium. Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. इसी तरह से हर एलिमेंट का एक नाम होता है और एक यूनिक सिंबल होता है। Atomic mass. The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द्वारा हमें दी गई है वो है एटॉमिक मास। उनके मुताबिक हर एलिमेंट की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. उनकी एटॉमिक मास की थ्योरी से वैज्ञानिक इतने प्रभावित हुए कि वैज्ञानिकों ने हर एक एलिमेंट को मापना चालू किया। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the law of chemical combination and the compounds formed. उसकी वास्तविक मास तो मेजर किया जाना संभव नहीं था, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास को निकाला गया
with the help of chemical combination or chemical compounds formed by them. उन एलिमेंट्स के द्वारा वो जिस तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं और जिस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, उन सब तथ्यों के ऊपर निर्भर करके उनका रिलेटिव मास निकाला गया।